हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या है, विज्ञान की क्या परिभाषाएं होती हैं, विज्ञान के कितने शाखाएं होती हैं, और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस और काफ़ी चीज़ें उसमें हम लोग देखे हैं। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। और वीडियो को थोड़ा सा देखकर आप गेस मार्क न किया कीजिए कि वीडियो कैसा होगा। वीडियो का पूरा देखिए, पूरा देखकर उसके बाद बताइए कैसा है वीडियो। बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के पश्चात, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड में आपको बस फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोड्यूस कराया जाए फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में बताया जाता है, उस तरीक़ा से बताया जाता है जिससे आपको फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट आ जाए, आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए, आपको फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट आ जाए, यानी आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो आज से आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, आज से आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, और आपके मन में ये बातें आएगी कि नहीं हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इंटरेस्ट मन में एक आएगी कि नहीं हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी काम करते हैं ना, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब तक उस काम में हम लोग जो भी कोई भी व्यक्ति हो, जो भी कोई काम को कर रहा है, उस काम के प्रति जब उस व्यक्ति के मन में इंटरेस्ट ना हो तो वो व्यक्ति उस काम को करना पसंद नहीं करेगा। चाहे कोई भी काम हो, जिस भी क्षेत्र में जैसा भी काम हो, वो उस काम को करना पसंद नहीं करेगा जब तक उस काम के प्रति उसके मन में इंटरेस्ट ना हो। तो इंटरेस्ट जगाना ही भौतिक का इस फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का भौतिक जगत का मेन मकसद होता है, और फिजिक्स से प्यार कराना ये मेरा काम है। आज से आप लोगों को फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी, फिजिक्स, फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी। आखिर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स का मतलब क्या होता है। फिजिक्स देखिए एक ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है फ्यूसिस, ग्रीक भाषा का एक शब्द फ्यूसिस होता है। ग्रीक भाषा यूनान देश में बोला जाता है, यूनानी लोग बोलते हैं ग्रीक भाषा को। वहाँ पर ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है फ्यूसिस, जो यूनानी लोग बोलते हैं। यूनानी लोग फ्यूसिस को लिखते ऐसे हैं, ऐसे लिखते हैं फ्यूसिस को, फ्यूसिस को ऐसे लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं फ्यूसिस को। ग्रीक भाषा ये आपका है, ग्रीक भाषा ये आपका है, ग्रीक भाषा फ्यूसिस, यूनानी लोग लिखते हैं ऐसे इसको, जिसका मतलब नेचर होता है, जिसका मतलब नेचर होता है। ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस होता है, जिसका मतलब नेचर होता है। नेचर और भौतिकी का निर्माण ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से हुआ है। भौतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से हुआ है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ये जो करके लिखा है फ्यूसिस, इसका मतलब होता है नेचर। और भौतिकी शब्द का व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से हुआ है, इसका व्युत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से, और इसका मतलब होता है नेचर, यानी इसका मतलब ही नेचर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से आपका परिभाषा निकल के आया भौतिकी का। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक
घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से आपका भौतिकी क्या परिभाषा निकल के आया? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक में आपका क्या है? प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक में आखिर है क्या? प्राकृतिक में पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो दो चीज से मिलकर बना होता है, एक सजीव एवं निर्जीव। प्राकृतिक पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, जो भी उपस्थित है पूरे ब्रह्मांड में, ये दो से मिलकर बना होता है, सजीव एवं निर्जीव। और सजीव एवं निर्जीव जो होता है, ये दो से मिलकर बना होता है, एक द्रव्य एक ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्राकृतिक में, भौतिकी प्रकृति की दुनिया, पूरे ब्रह्मांड मतलब प्रकृति, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक भौतिकी में। और भौतिकी में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्राकृतिक घटना घटित कहाँ होता है? पूरे ब्रह्मांड में घटित होता है। और ब्रह्मांड में किस कौन कौन चीज़ों, सजीव निर्जीव, मतलब प्राकृतिक घटनाओं सजीव निर्जीव के बीच घटित होता है। और सजीव निर्जीव क्या किस चीज़ से मिलकर बना होता है? द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बना होता है। यानी प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाएं द्रव्य एवं ऊर्जा प्राकृतिक में जो भी घटना घटता है द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच घटित होता है। द्रव्य एवं ऊर्जा आपस में जो भी करते हैं। और तो इससे आप कह सकते हैं कि भौतिकी वह विषय है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनका अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या है? पूरे ब्रह्मांड में सजीव एवं निर्जीव है। सजीव एवं निर्जीव किस चीज से मिलकर बना हुआ है? द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। और भौतिकी की परिभाषा आप यहाँ से क्या बोलते हैं? प्रकृति को प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और प्राकृतिक में ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सजीव निर्जीव है। सजीव निर्जीव द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। यानी पूरे प्राकृतिक ब्रह्मांड में द्रव्य एवं ऊर्जा है। द्रव्य एवं ऊर्जा को आपस में अभिक्रिया करते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से परिभाषा, दूसरा परिभाषा क्या निकल के आया? भौतिकी का आपका दूसरा परिभाषा क्या निकल के आया? भौतिकी का दूसरा परिभाषा क्या निकल के आया? भौतिकी वह विषय है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनके अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान का वह विषय जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा तथा इनका अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप कब बोलिए कि द्रव्य एवं ऊर्जा तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं सर, आप ये भी सही बोल रहे हैं। प्राकृतिक में जो भी चीजें हैं वे सजीव निर्जीव चीज से बना होती हैं। और सजीव निर्जीव आप कैसे कह सकते हैं कि द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनती है? ये द्रव्य एवं ऊर्जा होता क्या है? द्रव्य एवं ऊर्जा क्या होता है? द्रव्य एवं ऊर्जा कैसे आप कह सकते हैं कि सजीव निर्जीव द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनी होती है? तो चलिए इस बात को हम स्पष्ट करते हैं। तो इस परिभाषा आपका जो यहाँ पर लिखे हुए हैं साफ साफ नहीं होगा तो आप बोल चुके हैं पिछले वीडियो में कि आपको जो नोट्स हम दे देंगे। आप व्हाट्सअप नंबर पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अपने मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर उस पर मैसेज कीजिए, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब द्रव्य एवं ऊर्जा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब कैसे कह सकते हैं कि सजीव निर्जीव जो भी चीज़ें हैं वो द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर बनती है, ठीक है, ले लीजिए। चलिए दूसरा परिभाषा आपको हम बताएं, भौतिकी वह विषय है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य एवं ऊर्जा क्या है? द्रव्य क्या है? जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे में आपका हुआ हवा पानी लोहा लकड़ी। हवा पानी लोहा लकड़ी द्रव्य क्या है? द्रव्य जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो द्रव्य है। जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो द्रव्य है।
द्रव्य जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे आपका हवा, पानी, लोहा, लकड़ी इत्यादि, यही सब आपका हुआ। अब द्रव्य, अब ऊर्जा। द्रव्य तो आसान है, समझ सकते हैं। द्रव्य द्रव नहीं, द्रव एवं द्रव्य में बहुत अंतर है। द्रव नहीं, मत समझिएगा, हम द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव नहीं बोल रहे हैं। द्रव तो आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव तो आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव्य मतलब पूरे ब्रह्मांड की वस्तुएं आ जाएगा द्रव्य में। हम ऐसे कहें तो वस्तुएं, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा, अनुभव करे, वो सारी चीज द्रव्य है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा जो आपका है, ऊर्जा आपका जो स्थान नहीं घेरता है, इसका द्रव्यमान भी नहीं होता है। ऊर्जा का द्रव्यमान नहीं होता है, ऊर्जा स्थान नहीं घेरता है, लेकिन ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह विस्तृत है। पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह विस्तृत है ऊर्जा। कैसे? जैसे में देखिए प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश सभी जगह विस्तृत है, प्रकाश एक ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश सभी जगह विस्तृत है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और आपका विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, जो हम बोल रहे हैं, जो मेरा ध्वनि निकल रहा है, वो सभी जगह विस्तृत हो जा रहा है। मेरा जो मुंह से ध्वनि निकल रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरा एकदम पूरे ब्रह्मांड में हमेशा ये उपस्थित रहेगा। लेकिन इस ध्वनि ऊर्जा को हम हर कोई भी अपने ऊर्जा और शरीर में अपने ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा परिवर्तित कर रहा है, ये ध्वनि ऊर्जा कुछ और में परिवर्तित हो जाएगा। तो वैसे हम ऊर्जा को सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा नियत होता है, ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, तो ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा को परिवर्तित करके हम अपने कोई भी कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो ऊर्जा को परिवर्तित करके संपन्न होता है। जैसे कि आप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लाइट को जलाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के सोलर के मदद से आप लोग लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वही चीज़ है, ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से आपका ऊर्जा का स्पष्ट हो चुका होगा ऊर्जा क्या है। ऐसे ऊर्जा के बारे में अगर बोले तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ऊर्जा। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि टीवी सीरियल में आप लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, या रामायण महाभारत का बुक उठा कर देखेंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि साधु महात्मा लोग जो होते थे पहले के, लाखों मतलब वर्षों तक तपस्या करते थे। वर्षों तक पहाड़ पर बैठ के धूप में भूखे प्यासे पड़े के तपस्या करते रहते थे। ये कैसे संभव है? ये संभव कहाँ से, कैसे है संभव? आखिर ये बातें संभव कैसे हैं? हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कुछ चमत्कार है भगवान का। हाँ, कुछ चमत्कार है इसमें भी, अब है नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें साइंस है। साइंस कैसे है? तो साइंस इसमें ऐसे है कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा, कार्य, अगर कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक आप कार्य नहीं कीजिएगा, आपका ऊर्जा, जब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, आप कोई कार्य को संपन्न नहीं कर पाइएगा। जब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, कोई कार्य को संपन्न नहीं कर पाइएगा। तो साधु महात्मा लोग इतना दिन तक तपस्या कैसे कर पाते थे? ऐसे कर पाते थे क्योंकि वो लोग बैठते, आराम से बैठ जाते थे, आराम से बैठकर अपने मन को एकाग्र कर लेते थे। इतना एकाग्र कर लेते थे, उनके शरीर से कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता था। उनके शरीर से कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता था। जब उनके शरीर से कार्य संपन्न नहीं होगा तो उनको ऊर्जा नहीं लगेगा। जो उनका ऊर्जा शरीर में रहता है वो संरक्षित रहता है, और जो थोड़ा बहुत ऊर्जा जो इधर उधर खपत होता है, वो उतना ऊर्जा अपने सूर्य के प्रकाश से ले लेते थे। ऊर्जा उतना, सूर्य के प्रकाश से उतना ऊर्जा ले लेते हैं, और वो अधिक दिनों तक जीवित रह पाते हैं और अधिक दिनों तक तपस्या कर पाते हैं, और उतना ही ऊर्जा उन लोगों को मिलता है जीवित रहने पर। ठीक है, तो ऐसे ही सब घटनाएं होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे घटना हैं जो बोलते हैं कि वैज्ञानिक, कुछ घटना वैसे भी हो जो अंधविश्वास पे पहले लोग बोलते थे भगवान के कारण ये सब होते हैं घटनाएं, लेकिन वैज्ञानिक अभी बहुत से घटनाएं को प्रूव कर चुका है कि नहीं, विज्ञान बहुत सी घटनाएं को प्रूव कर चुका है कि नहीं, भौतिकी में इससे देखो ऐसे होता है, घटनाएं इस कारण से होता है। ऐसे बहुत से घटनाएं इसको प्रूव कर चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सी घटनाएं जिसको प्रूव नहीं कर पाया, अभी भी लोग बोलते हैं भगवान के कारण होता है। तो यही बात है, भौतिकी लमसम अगर धीरे धीरे सारे घटनाओं को प्रूव कर देगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति में से बहुत सारे घटनाएं घटित होता है जो हम लोग
कुछ घटनाओं को जानते तक भी नहीं, कुछ घटनाओं को हम देखते तक भी नहीं। आप अभी जब बड़े हुए तो देखते हैं कि सूर्य टिमटे, आप जानते हैं कि तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन आप छोटे तो इस बात को केयर नहीं करते थे। यही बात है, हर लोग को हर चीज़ को दिखाई नहीं देता, हर लोग को हर चीज़ दिखाई नहीं देता। तो आपको सामने कुछ हो, आपके सामने ही कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है। तो यही है, प्रकृति में ऐसे बहुत घटनाएं जो हम नहीं देख पाते हैं। जो देख पाते हैं उसके बारे में जान चुके हैं, और जो नहीं देख पाते नहीं जानते हैं। और ऐसी बहुत घटनाएं देखते हुए भी नहीं उसको पता लगा पा रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं भगवान के कारण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, ऊर्जा ऊर्जा बहुत विशाल चीज़ है। ऊर्जा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगा आगे चल के। तो एक आपका सूत्र है, आइंस्टीन जब थे, आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम है, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान में ऊर्जा में संबंध स्थापित किए थे। ये देखो, ये फॉर्मूला जो है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E आपका ऊर्जा है, m आपका द्रव्यमान है, और c आपका प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग आप लोग जानते हुए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, वो द्रव्यमान की ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्यमान बनने के लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला दिए थे। ये फार्मूला जो आपका है, ये फार्मूला अक्सर आप लोग देखते होंगे, बहुत जगह ये फार्मूला लिखा हुआ मिलता है, और ये फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है। तो ये फार्मूला की मदद से हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में स्थापित कर सकते हैं। और ये फार्मूला यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि इसमें द्रव्यमान एवं ऊर्जा में महत्वपूर्ण संबंध दर्शाया गया है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा में कैसे द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिकी की कार्य क्षेत्र में उत्तेजना। भौतिकी के बारे में जानेंगे, टॉपिक नहीं है ये, बस आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना है कि भौतिकी का उपयोग कहाँ होता है, कार्य क्षेत्र कहाँ का भौतिकी कार्य होता है, एवं उत्तेजित अब कैसे होती है, सब बारे में जानकर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए, आपका अगला टॉपिक है, टॉपिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं उत्तेजना। कार्य क्षेत्र को परियोजना भी बोलते हैं, बहुत जगह परियोजना लिखा हुआ मिलेगा आपको कार्य क्षेत्र की जगह पर। तो भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं परियोजना एक टॉपिक के माध्यम से जानते हैं भौतिकी के बारे में। तो कार्य क्षेत्र आपका क्या है, भौतिक कार्य क्षेत्र। भौतिक कार्य क्षेत्र भौतिकी का अध्ययन छोटे पिंड जैसे अणु, परमाणु, नाभिक से लेकर बड़े पिंड, सूर्य, पृथ्वी, तारे तक का किया जाता है। भौतिकी में अध्ययन, भौतिकी जो है, भौतिकी में अध्ययन छोटे पिंड, अणु, परमाणु, तारे से लेकर अणु परमाणु, सॉरी तारे नहीं, अणु, परमाणु, नाभिक, नाभिक, अणु, परमाणु से लेकर सूर्य, चंद्रमा, तारे तक का किया जाता है। तो छोटे पिंड से बड़े पिंडों तक किया जाता है भौतिकी के कार्य क्षेत्र अध्ययन। भौतिकी में जो कार्य क्षेत्र है, भौतिकी कार्य क्षेत्र मतलब भौतिकी का अध्ययन, भौतिकी का अध्ययन हम छोटे पिंड से बड़े पिंड तक करते हैं। जैसे में आप लोग देखिए, इसके वर्गीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। तो भौतिकी का अध्ययन करने के लिए इसको दो भाग में बांट दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया भौतिकी का अध्ययन करने के लिए। ये जो आपका भौतिकी है, भौतिकी का अध्ययन करने के लिए इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक भाग है आपका क्लासिकल फिजिक्स, एक भाग है आपका मॉडर्न फिजिक्स। एक भाग है आपका क्लासिकल फिजिक्स, एक भाग है आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को आप बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स को बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। और आप बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। जो जो आपका चिरसम्मत भौतिकी है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स आपका 1900 ईस्वी पहले की बातें हैं। ये 1900 ईस्वी पहले की बातें हैं, 1900 ईस्वी पहले की बातें हैं। क्लासिकल फिजिक्स आपका 1900 ईस्वी पहले की बातें हैं। और ये जो आपके 1900 ईस्वी बाद की बातें हैं, 1900 ईस्वी बाद की बातें हैं।
ये आपका अरस्तु, न्यूटन, गैलीलियो जब वैज्ञानिक थे उस समय की बात है, चिरसमत भौतिकी के बारे में। और ये जब आधुनिक भौतिकी आइंस्टीन थे तो उस समय की बातें हैं। तो देखिए चिरसमत भौतिकी को स्थूल भौतिकी बोलते हैं, स्थूल भौतिकी बोलते हैं इसको, और इसको सूक्ष्म भौतिकी बोलते हैं। इसको स्थूल भौतिकी बोलते हैं, इसको सूक्ष्म भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म भौतिकी इसको बोलते हैं, इसको आधुनिक स्थूल भौतिकी बोलते हैं। आपका स्थूल भौतिकी को मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स। माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स। देखिए माइक्रो, MACRO, MICRO, माइक्रो एवं माइक्रो बहुत छोटा अंतर है इसमें, लेकिन ये परिवर्तन कितना रहा है, इसके मीनिंग में परिवर्तन कितना रहा आप ये देखिए। इसमें स्थूल भौतिकी मतलब बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन, आइए आपका सूक्ष्म भौतिकी मतलब छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन, साफ ही मीनिंग को पलट दे रहा है। इतना छोटा अंतर ये साफ मीनिंग को पलट दे रहा है, मतलब बड़ा, माइक्रो में बड़ा, और एक जगह पे आई हुआ मतलब छोटा, सबसे छोटा, छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन, ये साफ मीनिंग को पलट दे रहा। यही बात होता है लाइफ में भी, लाइफ में भी कोई भी छोटी बात बहुत बड़ा बड़ा भूचाल लाता है जीवन में। इसलिए आप लोग कोई भी बात बोले, कोई भी बात किसी से कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। और ये आपका माइक्रो माइक्रो जो आपका यहाँ पर भौतिकी है, इसमें छोटे बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन किया जाता है, इसमें छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन किया जाता है, इसमें बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन किया जाता है, इसमें छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी का अध्ययन बहुत कठिन हो गया था, इसका जो नियम था इसमें नहीं लग रहा था, इसका जो नियम था इसमें नहीं लग रहा था, इसका जो नियम था इसमें नहीं लग रहा था। ये बातें भौतिक जो वैज्ञानिक थे उन लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। डिस्टर्ब करने के पश्चात उन लोगों ने दो भागों में इसको विभाजित कर दिया, बड़े पिंड के लिए अलग नियम बना दिए, छोटे पिंड के लिए अलग नियम बना दिए। छोटे पिंड का नियम जो छोटे पिंड में लागू होंगे, बड़े पिंड का जो नियम है बड़े पिंड में लागू होंगे। तो चिरसमत भौतिकी को आपको 5 भाग में विभाजित कर दिया गया। चिरसमत भौतिकी के अध्ययन को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए 5 भाग में विभाजित कर दिया गया। आपका पहला है मैकेनिक, यांत्रिकी, मैकेनिक, ऊष्मा भौतिकी, ऊष्मा भौतिकी, और आपका ध्वनि, प्रकाशिकी, और आपको एक हो जाएगा विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, यांत्रिकी, ऊष्मा भौतिकी, ध्वनि, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व, मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें आपका हो जाता है पहला परमाणविक भौतिकी, परमाणविक भौतिकी। दूसरे में आपका हो जाएगा नाभिकीय भौतिकी, परमाणविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। तीसरा आपका हो जाएगा क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। चौथा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और पांचवा आपका हो जाएगा ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठोस एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका हुआ भौतिकी का अध्ययन करने के लिए 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। इसमें आपका यांत्रिकी और भौतिकी उसमें ध्वनि है, यांत्रिकी ऊष्मा भौतिकी एवं ध्वनि जो चैप्टर है, इसमें यूनिट जो है, ये 3 ही चीज पढ़ना है आपको 11th क्लास में, बाकी सब आपका 12th क्लास में, 12th से ऊपर क्लास में पढ़ना है। आधुनिक भौतिकी आपका ये 12th क्लास में ये अपना पढ़ना है आपको, प्रकाशिकी, चुंबकत्व 12th क्लास में आपका पढ़ना है इतना। और ये जो चीज़ें हैं ऊपर क्लास की चीज़ें हैं, तो आप
को जो मॉडर्न फिजिक्स का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अध्ययन करने के इसको मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब बहुत बड़ा होता है। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बहुत चीज़ें बताया गया है। छोटे छोटे पिंडों के बारे में बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। तो इसका अध्ययन का 12th क्लास में थोड़ा सा एक डिफिनेशन दिया है, बस थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोड्यूस कराया गया मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा सा 12th क्लास में। ऊपर क्लास में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। वो इसमें यांत्रिकी उष्मा भौतिकी ध्वनि है, ये तीनों 11th क्लास में पढ़ना है। आप खुश मत हुई हमको 3 चैप्टर सर 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर पर हम बम करेंगे जाके पूरा एकदम साला हमको क्लियर हो जाएगा। नहीं, 3 चैप्टर 15-16 चैप्टर मिलकर बनाता है। 3 जो आपका है यूनिट इसको बोलते हैं, ये 3 जो है आपका बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर 15-16 बनाता है। NCERT के बुक में देखिएगा लमसम 15 चैप्टर है, यही लमसम 15 है, हाँ लगभग 15 है। तो ये 3 गो यूनिट मिलकर 15 को बनाता है। तो यही चीज़ें आपको पढ़ना है। और दूसरा आपका है उत्तेजना। ये वर्गीकरण के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि भौतिकी कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, भौतिकी कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है और कितना चीज़ों को हम लोग पढ़ना है। भौतिकी में किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। छोटे पिंड जितना है इसमें जानना है, बड़े पिंड के बारे में इसमें जानना है। न्यूटन के जो नियम है इसमें बड़े पिंड हो गया, और ये जो रदरफोर्ड्स थे और बोर मॉडल, परमाणु मॉडल जितने भी हैं सब इसमें पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो पढ़ना है और वर्गीकरण के माध्यम से समझ चुके होंगे कि भौतिकी कार्य क्षेत्र कितना बड़ा होता है। अब हम लोग उत्तेजना के बारे में जानते हैं। इसको मिटा दें, देखिए स्क्रीन ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आपको मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, हम बोल दिए नोट्स में मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिए, उसके बाद आप लोगों को हम नोट्स दे देंगे और नोट्स में सब चीज़ें आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम जो जो बोल रहे हैं वो सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ है, और जो ऐसे कुछ चीज़ें जो नहीं लिखा हुआ है तो आप वीडियो देख लीजिए। हम इसमें पूरा अच्छे से सब चीज़ों को समझा दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। उत्तेजना क्या है? उत्तेजना क्या है? ऐसे बहुत सी घटनाएं जिसको देखकर आप काफ़ी आनंदित एवं उत्तेजित होते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसको देखकर आप काफ़ी आनंदित होते हैं। जैसे सूर्य का कलर लाल दिखाई देना, सुबह में जब सूर्य उगते हैं उसमें कलर लाल दिखाई देना, पानी में किसी चीज़ का तैरना, पानी में बाल्टी की पेंदी उठी हुई दिखाई देना, छड़ी की टेढ़ी दिखाई देना, पानी में डाली हुई छड़ी की टेढ़ी दिखाई देना। अभी आप लूप चल रहा है, लूप में जाइएगा बाहर तो मंडलीय का वायुमंडल जो है ऐसे झिलझिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब देखिएगा तो ऐसे बोलेगा कभी ये चीज़ यहाँ है, तारे का टिमटिमाना। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको काफ़ी आनंदित एवं उत्तेजित करती हैं। जैसे में आपका इंद्रधनुष का बनना, आप देखते हैं कि 7 रंग में कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर लग रहा है आकाश में। तो आसमान का कलर लाल नीला होना, ये सब घटनाएं के बारे में जब जानिएगा, देखकर आनंदित एवं उत्तेजित होते हैं, इसी को उत्तेजना बोलते हैं। ऐसे बहुत सी घटना है। जैसे में आप लोग जब हम लोग देखते हैं कि जब जाते हैं लोहार के पास, तो लोहार अपने जो हवा मारने वाला होता है, हवा मारकर कोयला का सुंगाता है, उसमें लोहा डालता है, लोहा धीरे धीरे लाल होने लगता है। लोहा लाले क्या होता है शुरू में? लोहा हरियर क्या नहीं होता है शुरू में लोहा लाले का है बोला, वो हरियर का है ना बोला। अगर आप जानते हैं इस घटना को तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं कि बस लाल होता है, शुरू से देखते आ रहे हैं, जिस चीज़ को देखते आ रहे हैं बस मान लिया लाल होता है। हम उस बारे में बहस नहीं करना चाहेंगे। अगर जानते हैं तो आनंद महसूस होगा कि हाँ हम जानते हैं कुछ, अगर नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते होंगे कि जब लड़कियां लोग नहाती हैं तो नहाने के पश्चात अपने बालों को वो लोग सुखाती हैं, और बाल जो भींगा हुआ होता है, उनका बाल भींगा हुआ आपस में सटा हुआ होता है, तो भीगने के बाद बाल आपस में सट क्यों जाते हैं? तो वो बोलते हैं कि पानी के कारण सट गया है। और जब आप उस बाल को पानी में डालिएगा तो पानी के कारण पूरा पानी हट जाता है, पूरा बाल हट जाता है। तो पानी के कारण सट भी जाता है, पानी के कारण हट भी जाता है। आप गमछी को ले लीजिए, गमछी को जब पानी में डालिएगा तो गमछी पूरा एकदम आपस में सट जाएगा, जब पानी में डालिएगा तो पूरा खुल जाएगा। क्यों ऐसा होता है? पानी कारण ही सटता है, पानी कारण हटता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं, स्टेशन पे हर बड़े बड़े स्टेशन पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग ऐसे जैसे बातों को केयर करते हैं, ऐसे एक दो स्टेशन पे एक दो आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो हर बात को केयर करते हैं। आप किनारे पर खड़े हैं, लोग बोलते हैं बबू हट जा तक ट्रेन खींच ली, का हाथ पर खींच ली, क्या खींच ली, हम कल दुश्मन आई ओकर मरले बने, क्या खींच लिया हमारे क्या? लेकिन ऐसा होता है। आप जानते हैं इस बात को, अगर वो कोई बात ऐसा बोले कि खींच ली, अगर आप जानते हैं क्या खींच ली तो आपको आनंद महसूस होगा। जब आप नहीं जानते हैं तो आप बस होता है खींच ली। हाँ, देखते होंगे आप रोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि
बस जा रही है और बस के पीछे पीछे जितने रोड के कचरा है सब एकदम उड़ के चले जा रहा है उसके पीछे पीछे। तो कितना बसा सुंदर भी होकर पीछे जाता, कहा जाता कचरा उड़ के, लेकिन जाला कहा जा रहा होता है ऐसा क्यों हो रहा, क्यों का जवाब ढूंढिए आप। क्यों का जवाब, आपका सारा जवाब इस भौतिकी चैप्टर में, जब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर चैप्टर में हर एक क्वेश्चन आपका सवाल का जवाब मिलेगा। तो आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कीजिए। बस आप लोगों को बता रहे ये घटनाएं होती है, आप लोग दिखा रहे कि हाँ ये घटनाएं क्यों होती हैं। आप देखते होंगे कि जब छोटे हम लोग थे, जब लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि अपने बालों में पेन को ऐसे रगड़ते थे पूरा देर तक और ज़मीन पर ऐसे ले जाते थे तो इसमें कचरा सट जाता था, पेन में कचरा सट जाता था। तो बोलते देख हमारा हाथ में सटल, तो हमारे पास सटाओ, रुक जो हम ढेर सटाओ तो नहीं, पूरा देर तक अपना रगड़ेगा, वो सटाएगा पूरा सट जाएगा उसमें। ऐसा होता है, पूरा सट जाता है। आप लोग देखे होंगे छोटे क्लास में, जब लोग हम 4-5 क्लास में पढ़ते तो हम भी ऐसे किए हैं, तो ज़्यादा सट जाता है। क्यों सट जाता है, क्या कारण है? देखते होंगे 3-4 कलम ले लेंगे, उसमें कागज लपेट लेंगे और मारेंगे कस के एकदम पृथ्वी पर और निकालेंगे कागज को, देखेंगे कि कलम आपस में सब सट गया है। तो दूसरा लड़का बोलो हम 4 गो सटा होता नहीं तो 3 गो सटैली से, तो वो सटाई 4 गो, लेकिन सट जाता है। क्यों सट जाता है? ये सब रीजन है इसका, सब जो चीज़ें, ये सब चीज़ें के पीछे रीजन है। तो क्या रीजन है, कैसे ये सब होता है घटनाएं, ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इस सारी घटनाओं के बारे में आपको भौतिकी में जानना है। और जब आप चीज़ों को बात को जानेंगे तो काफ़ी आनंदित एवं उत्तेजना आपको महसूस होगा। आप सोचेंगे कि नहीं हम कुछ जानते हैं। इस सब बातें को जानने के तत्पश्चात आप सोचेंगे कि नहीं हम इस सब बातों को जानते हैं। आपको गर्व महसूस होगा, खुद पे उत्तेजित होंगे, आप काफी खुशी होंगे, अंदर से बहुत खुशी महसूस होगा। इसी को उत्तेजना बोलते हैं, भौतिकी का कार्य क्षेत्र और उत्तेजना बोलते हैं इसी को। तो इसी को उत्तेजना बोलते हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है भौतिकी में पूरे प्रकृति में कितने प्रकार के बल होता है, बल के कारण क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है बल, कौन कौन बल होता है, उस बल को कैसे किसे कहते हैं, बल को किसे, कोई भी बल है उसके बारे में जानेंगे और बहुत सी बारें अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे हमको उम्मीद है। और जो चीज़ें अभी हम बोले, अभी जो एग्जाम्पल दिए, ये समझाने के लिए उत्तेजना के बारे में। उत्तेजना आपको जो नहीं लिख पाए इस बोर्ड पर जो नहीं लिखे है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप नोट्स ले लीजिएगा और आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। जब भी देख रहे थे आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में लोग मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।